अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुशखाश होंगे। आप लोगों को एक बार फिर सुबह बखैर। तो शो का आगाज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आई वो थी डेवलपमेंटल न्यूज़, और वो थी इस्लामाबाद में जो होने वाले मुज़ाकरात थे उसमें अहम पेशरफ्ती हुई कि दोनों ममालिक जो हैं फ़िलहाल जो है अपने अपने मुल्क वापस चले गए। ईरान और मैं बात कर रही हूँ अमरीका की। कोई कहते हैं ना कि एक टेबल पे बैठ के भी कोई मुआहदा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुज़ाकरात एक बहुत अहम मोड़ पर आ गए हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों ममालिक जो पहले एक दूसरे के ऊपर बम मारे थे, मिज़िल्स अटैक कर रहे थे, तो अब बिल्कुल जो हैं अपने अपने वतन वापस चले जाएं। लेकिन ये एक और चीज़ की निशानदेही करता है, एक और सफारती जो कामयाबी है उसकी तरफ निशानदेही कर रहा है कि डिप्लोमेसी जो है ना, डिप्लोमेसी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। और पाकिस्तान जो था वो एक मीडिएटर था, पाकिस्तान जो था एक फैसिलिटेटर था, जिसने पाकिस्तान को पहले दो मुल्क जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को निस्तो नाबूद करने की बातें कर रहे थे, मगर एक टेबल पे लेकर आए। दैट्स पाकिस्तान बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। ऑलरेडी बहुत सी बातें हो रही हैं, इर्द गिर्द के मुल्क जो है बहुत सड़ रहे हैं, सड़ने की बू आ रही है, मगर फिर भी पाकिस्तान ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको मद्देनजर रखा, उसको देखा कि दोनों ममालिक जो हैं वो किस तरीके से जो है फैसिलिटेट किया और खिलाया पिलाया, मेहमान नवाजी की, और अपने अपने मुल्क को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ जो है वापस रवाना किया। अब बात यह है कि इधर इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि जो सीज फायर है वो सिर्फ 2 हफ्ते तक मुहित है, और सीज फायर की खिलाफ वर्जी अगर होती है तो क्या मुल्क जो है दोनों ममालिक या पूरा खित्ता जो है वापस जंग की लपेट में चला जाएगा। और 21 घंटों पे ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुश्तमिल हुए हैं, जो कि दर हकीकत एक बहुत तवील और कहते हैं ना कि सेंसिटिव मैटर बना। और ईरानी सफीर का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कोई एक वाकया नहीं है, एक बड़ी अचीवमेंट है, एक मुसलसल अमल है जिसने बाकायदा सफारती बुनियाद रखी है। और पाकिस्तानी डिप्लोमेसी जो है वो सामने आई है, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो रंग लेकर आई है, और दूसरी जानिब डिफरेंट रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। जैसे बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि मुज़ाकरात का नाकाम होना जो है एक मायूस कुन बात है, मगर यह भी कहा जा रहा है ये मुज़ाकरात मायूस नहीं है, इसकी सेकंड जो मीटिंग होगी या कोई ना कोई सेकंड एक पूरा सिनेरियो होगा वो जल्द ही सामने आएगा। तो व्यूअर्स बात यह है कि पूरी जो डेमोग्राफिक्स हैं, पूरी डिप्लोमेसी हैं, वो एक इम्पॉर्टेंस तो रखती है इस खित्ते के हवाले से, मगर सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि दोनों मुल्कों ने अपने अपने मफाद के खातिर सोचा है, दोनों मुल्कों ने अपने अपने जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखा है और अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसी एक मुल्क को थोड़ा सा कहते ना कि थोड़ा सा झुकना पड़ेगा या थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, ताकि जो है ये सेंसिटिविटी जो है, ये जो वॉर जोन है, ये जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंगी लपेट में जो लिया हुआ है वो ख़त्म हो सके। तो इस पर हम बात करेंगे, और ऑब्वियसली एनालिसिस लेना एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नियाज़ी साहब, ठीक हैं, खुशखाश हैं? बस यही मैं सोच रहा था कि आपके नाम में क्या चीज़ अहम है, सुलेमान अहम है या आप अहम है? इस वक्त तो हमारे लिए आप अहम है। नहीं साहब, आपके सामने इस्लामाबाद मुज़ाकरात हुए हैं, 21 घंटों पे ये मुज़ाकरात जो हैं टेबल टॉक होती रही है। आप इसको किस जाविये से देख रहे हैं, किस पस मंजर से देख रहे हैं, और क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा मुश्किल है तयन करना। कल तक तो मैंने जैसी हो चुके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उनकी जेडी वैंस की, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अल्फाज, चुनाव, सब कुछ, तो मैं कोई इतना मायूस नहीं था, बल्कि मैंने फौरन ट्वीट कर दी। मैं उसके मेरा ख्याल है 6:40 पे या 5-7 मिनट ही वो बोला, बड़ी ब्रीफ सी थी। तो इमीडिएटली सून आफ्टर मैंने एक ट्वीट कर दी कि जी ये मुलाकात जो है स्टेलमेट है, ब्रेक डाउन नहीं है, और ये फिर वापस आएंगे। और फिर मैंने उसके बाद मजीद ट्वीट से ही करता रहा, जो कि मेरा ख्याल नुकराना सारा दिन मेरे ये रहा कि इसमें जो है किसी चीज पे इख्तिलाफ नहीं होगा। क्योंकि मत भूलें कि जब वो डेलीगेशन आ रहा था और जो जंग बंदी हुई आरजी कम, उसके एक पॉइंट
ट्रंप ने उजागर किया और वही बड़ा वैलिड पॉइंट था कि ईरान के 10 पॉइंट के एजेंडे को कंसीड करो, 15 पॉइंट डिस्कस करने नहीं आ रहे थे। ट्रंप ने कहा था कि उनके 10 पॉइंट है, उनमें बातचीत हो सकती है, हमारी डेलीगेशन जा रहा है। यानी कि ईरान ने इन अदर वर्ड्स इस वादे पर जंगबंदी किया कि हमारे ही पॉइंट्स पे बातचीत होगी। चलो हो गई, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल था तो लंबे चौड़े इख्तलाफात उसमें ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, सिवाय इसके कि हमास को, हिजबुल्लाह को और हुती को डिसआर्म करने के। वो ईरान मेरे नहीं ख्याल कभी मानेगा। और बाकी स्टेट और हमास के ऊपर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जो ट्रंप साहब की जो बयानात आते थे, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सैनिटी, कभी पागलपन, तो उसके इन बिटवीन वो कहते थे कि हरमस की भी परवाह नहीं है, हरमस नेचुरली खुल जाएगी, हरमस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कभी उसके साथ कह देते थे कि नहीं हरमस को तो हमें खुलवा के छोड़ना। वैसे तो खुलवाना था, क्योंकि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी की बात है कि अमेरिका के अपने अंदर कैलिफोर्निया में मैंने सुना कि $6 का 1 गैलन मिल रहा है, बाकी जगह भी तकरीबन $5 पहुंच चुका है। तो ये कहना कि जी अमेरिका पे असरात नहीं पड़ने, तो एक अलग बहस है। तो जब ये मुज़ाकरात हुए तो अब उसी दौरान परसों मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने परसों शाम को किसी टीवी प्रोग्राम में बताया और व्लॉग भी किया कि जी अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी इतलात आ रही हैं कि जी उनके जो बहुत बड़े जो डिस्ट्रॉयर हैं वो माइंड्स क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, और CNN के ऊपर उनके बड़े जर्नैल बैठ गए और सारे तब से कह रहे थे कि जी ये स्मार्ट माइंड्स तो ठीक हो जाएंगी, जो डम माइंड है वो अमेरिका के अलावा कोई नहीं साफ कर सकता। और उनके दो बड़े थे, फ्रैंक पीटरसन और दूसरा शायद था माइकल मर्फी। ये दो बहुत बड़े थे, उनको वार्निंग दी गई, वो सीन फुटेज आ गई है, उसकी उन्होंने वॉइस और थोड़ा सा क्लिप्स रिलीज किए हैं, ईरानी पासदाराना इनकलाब उनको वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन मीनवाइल उन्होंने फौरन ही अब्बास अराक्ची साहब को इस्लामाबाद इतला दी कि हजूर ये तो आप मुझे बातचीत करेंगे, दो जंगी बहुत बड़े ह्यूज बड़ी बेड़े जो आपने रवान दवा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये उसके अंदर नियतों का फतूर जो था वो सामने आ गया। अब जब जो नक्शल है बाकी चीजों जुज़ियात में क्या होगा क्या नहीं होगा, दोबारा भी बैठेंगे मुझे यकीन है, और ना भी बैठे तो मुझे कोई ज्यादा हैरानगी नहीं होगी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि जीरो इसमें जो जैसे मैं सारा बैकग्राउंड बताया, इसमें जो तकलीफदेह बात हुई है कि अमेरिका की जो बदनीति पिछले मुज़ाकरात में थी कि उनको एंगेज करके उनके बॉम्बिंग कर देने, एक दफा इसराइल ने कर दी, दूसरे अमेरिका ने अगले दिन 28 फरवरी को कर दी, एग्जैक्टली वही बदनीति को तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप ऐसा कदम क्यों उठाते हैं जिसमें जो है तास मिले? तो उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात ना हो रहे होते तो उनके जो एंटी जो है मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है, क्रूज मिसाइल है, उड़ा देते दोनों जहाजों को। देखो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, जैसे पहले यूरेनियम को उठाने के लिए रिस्क लिया और अपने कई C-130 पर बर्बाद करके आ गया। तो ये कैफियत जो है फिर बड़ी परप्लेक्स है। जी आपको क्वेश्चन कर रही, मैं ये बात करना चाह रही हूँ, इराक़ी साहब ने एक स्टेटमेंट जाते ही दी है कि जीरो लेसन अर्नड। बिल्कुल सही कहा। ये इसका क्या इससे मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछली दफा भी इनको निशानदेही कराई थी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, इन्होंने JD वैंस को भेजा। हालांकि मैं कोई दुनिया उसके बारे 100 कहती रहे, मैं उसको उतना ही वॉर मॉन्गर समझता हूँ जितना मैं जो स्टीव विल्कॉफ है या मार्को रूबियो है या जैरेड कुशनर है, जो इस मेन प्लेयर बने हुए हैं, और तीनों जो हैं उनको कोई मेरिट नहीं है। पीट हेक्सेट भी उसका दोस्त है, स्टीव विल्कॉफ भी उनका फ्रंटमैन टाइप है, जैरेड कुशनर उसका दामाद है। तो ये जो है कोई एक ही है, वो जो नालायक सा आदमी है, क्या कहना चाहिए, मार्को रूबियो। तो मैं समझ ये सारे वॉर मॉन्गर है, और JD वैंस को इनसे कम नहीं है, जिसको हमारे पाकिस्तान में मैं कल बड़े तफसील निकाल सुन रहा था, वो न्यूयॉर्क रिपोर्ट क्या आ गई कि जी सिचुएशन रूम की मीटिंग थी 11 फरवरी की, उसके अंदर JD वैंस जो है उसने कहा था जी कि जंग नहीं करनी चाहिए। ये वो प्लांटेड रिपोर्ट है, क्योंकि उसे 2 साल बाद इलेक्शन लड़ना है, वो भी इमेज बढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ फंस गए। क्राइसिस क्या हुआ है? क्राइसिस ये है कि ट्रंप जो ईरान है वो ये जंग जीत चुका है,
अब मुझे बताएं कि दुनिया में आप भी माशाल्लाह इतनी लर्नड लेडी है, जिस जगह पे अमेरिका का CNN लगा दे, जिस जगह लगा दे, कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट लगा दे, एक मुझे बता दे जो ये बात ना कह रहा हो कि ईरान जंग जीत चुका है। ईरान के जंग जीतने का मतलब ये नहीं था कि उसने अमेरिका तबाह करता, पहले दिन से था। मेरा पहला कॉलम ही 28 फरवरी के बाद आया कि मैंने कहा जी ईरान ये जंग अगर हारनी नहीं है तो ये सी जीत है। अमेरिका ये जंग जीता नहीं, जो ऑब्जेक्टिव ना किए तो अमेरिका जो है हार जाएगा। और जंग कभी किसी ऑब्जेक्टिव के बगैर नहीं शुरू की जाती। हिकमत अमली में गोल्स मुतय्यन होते हैं। आप क्यों हमला करते हो कि हम करेंगे जी इंडिया पे करेंगे और अमृतसर को काट देंगे इंडिया से, और फिर उसके बाद जनाब कारगिल के जो रास्ते हैं वो आर्टिस्ट ब्लॉक कर देंगे, फिर इंडिया कहीं जा नहीं सकेगा। अगर हम नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि हमारा मिशन नाकाम हो गया, हम वो जंग हार गए। तो ये सिंपल असूल था कि वो रजीम चेंज करके ईरान को लीबिया की तरह, शाम की तरह, इराक की तरह, सूडान की तरह, डिसफंक्शनल शाम की तरह डिसफंक्शनल स्टेट बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने अल्फाज नहीं चबाए, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान का रजीम चेंज करके कब्जा करना था, हमारे बंदे तैयार थे। वो एक लंबी कहानी है जो आपके प्रोग्राम के अंदर गुंजाइश नहीं है कि जो सिचुएशन रूम की कहानी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी है, तो उससे पहले जब थोड़ी सी लीक हुई थी तो मैंने अपने कॉलम में उसको लिखा था। और एक सिचुएशन रूम के अंदर नेतन्याहू का मौजूद होना जो है, मेरा ख्याल था कि नेतन्याहू के बाद उससे पहले हो गया था, क्योंकि वो आया हुआ था अमेरिका। वो तो अमेरिका महीने में 2-2 दफा आ रहा था किसी जंग की तैयारी के लिए, तो वो वहां बैठे थे। फॉरनर का सिचुएशन रूम में बैठना अमेरिकी तारीख का पहला वाक़या था। फिर सिर्फ यहाँ नहीं हुआ बल्कि मुसाद का जो चीफ है, मुझे नाम उसे याद आ जाए, डेविड बर्नाय, वो जो है उसने वहां पे जूम लिंक पे जैसे मैं और आप गुफ्तगू करें, वो उसने पार्टिसिपेट किया उसमें, और फिर सारे नेटवर्किंग बताइए कैसे हमने तक तो लुट में। और ये बात उन्होंने ट्रंप ने बगैर किसी लगी लिपटी के फरमा दिया कि हमने रजीम चेंज करना है और अपनी मर्जी के बिठाने हैं। दूसरे दिन तो ये कह रहा था कि उसका ख्याल सुप्रीम लीडर मर गया, बहुत क्योस है, कहते मैं जो हूं, मैं यानी आप सुप्रीम लीडर बन जाओगे। ये तस्दीक कर रहे थे, ये इंसल्ट कर रहे थे, ये ईरान की नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह मियां के इख्तियारात को अंडरमाइन कर रहे थे। किसी के इतनी आपकी रहुमत है, आप कह रहे कि मैं आपका जो है रूहानी पेशवा बन जाऊंगा। फिर देखिए हजर में अल्लाह ब्लेस यू, ये बड़ा सार्कास्टिक था। लोग बड़े हैरान हुए कि और कई ने पूछा कि यार उसने अपनी ट्वीट में लिखी है बिल्कुल अल्लाह का नाम क्यों ले, मैं अल्लाह, मैंने कहा ये तंजिया है, इन लोगों को अल्लाह की मार पड़नी है। और ईरान के पास हिकमत अमली, अकल और बेहतरीन प्लानिंग तो थी, लेकिन अल्लाह की जात थी। जो ये तो आज डिस्कस कर रहे हैं मुकाबला अमेरिका का ईरान का, ये बनता ही नहीं था। कहां बिद्दी, कहां ममूला, कहां शहबाज। ये शहबाज जो है ममूले से लड़ रहा हो या ममूला शहबाज के जाके रेजिस्ट कर रहा हो ओपन एयर में सामने खड़े होके, बड़ी कौम है जी। जब आए जो लोग लैंडेड है, फिर टीम कैसी लेके आए, यानी कि उनके स्टेट बैंक का गवर्नर मौजूद है, उनके जो है जनरल मौजूद है, उनकी पॉलिटिशियन मौजूद, टॉप कलबॉक जो है बेहतरीन पॉलिटिशियन कलबॉक है, सारे मौजूद है। मसूद पशियान का वो इन टच है, सारे PhD डॉक्टर हैं। ये मुझे किसी ने बताया, और मैं जानता हूँ ईरानियों को, मैंने कहा बहुत काम किया है इनकलाब ईरान के। मैं अमेरिका पढ़ता था 79, 80, 81, 82, 83, मैं इनके साथ बाकायदा इनकलाब से पहले भी इनकलाब के बाद भी, तो मेरे इनसे बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा। ये यकीन मानो कि हम पाकिस्तान बैठ के ईरानियों का तयन नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कौम है सर, बिल्कुल कौम, एक कौम बन के आई है और कौम है जिसको कौम कहते हैं। कहा ये सिविलाइजेशन को खत्म करने आए थे, लेकिन जो असल है मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम में थोड़ी नई चीज हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये तो फर्स्ट राउंड हुआ है, टाइम कितना है? अभी टाइम है हमारे पास, जब होगा मैं आपको बता दूंगी। नहीं मैं कह दूं ताकि मैं कह दूं बातों उसे कन्फाइन करके रखे ना। नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे जरा सेकंड राउंड के बारे में पूछूं। ये डिप्लोमेसी का सेकंड राउंड मुतवक्के है। जी 5 मिनट है हमारे पास अभी। मुतवक्के है कोई सेकंड राउंड मुतवक्के है, कोई मजीद टॉक्स मुतवक्के हैं, आपको लगता है? बहुत ज्यादा मुतवक्के है जी, बहुत ज्यादा। लेकिन
आज जो उसने किए देखे, कल उसने कहा है जी कि हमारे जहाज घुस रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि आप इसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। कल आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रॉयर जो 2 आ रहे थे ना, फिर रात को अपील कर दी कि बरतानिया, फ्रांस आ जाओ। माइंड क्या कह रहे हैं कि ये बड़े जी बड़े, मैं कहता हूं कि नौसरबाज है, ये ठगों का टोला है। इनके पास सही मानों में कहते हैं कि ये बिल्कुल ठगरी पे है, इनकी नौसरबाजी और ठग इतनी बने कि जी आ जाए, हमने माइंड साफ करनी है। माइंड 2 किस्म की है वहां पे, बकौल इनके अमरीकियों के, उनके जर्नलों के, जिनके मैं तब से सुना कि वहां पे आज ही माइंड स्मार्ट माइंड है। स्मार्ट माइंड जो है ना, वो उनको कंट्रोल करते हैं, ओबे करते हैं उनके कंट्रोल रूल्स। वो उनको जब कहेंगे वापस आ जाओ, वापस आ जाएंगे। एक है डम माइंड। डम माइंड होती है जब उनको छोड़े तो वो किसी काबू नहीं होती। समुद्र में जमीनें तो दबा दी जाती है और नक्शा बना लेते हैं लोग कि यहाँ यहाँ हमने दबाई है, लेकिन समुद्र के अंदर वो फ्लोट कर रही होती है, वो कहीं से कहीं भी जा नहीं करती है। तो इन्होंने शोर मचाया कि ईरान के पास तो चूंकि स्मार्ट माइंड है ही नहीं, डम माइंड्स डाली है, तो इसको अमेरिका के डिस्ट्रॉयर क्या है जी, वो माइंड उसको असर नहीं करती। जब भी फटेगी तो उसको जो उन्होंने वो करना है, जो है वो बर्दाश्त कर लेगा। उसके सारा जो उसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है, ह्यूज जहाज है ये दोनों, जो है जो भी है फ्रैंक और जो अभी मैंने नाम लिया, और जो मर्फी है, ये दोनों जहाज ये उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। इन्होंने वहां पे फिर अल्टीमेटम दिया कल, अनाउंस कर चुके थे कि वो जा रहे हैं, मजीद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका एंटी जो शिप डिस्ट्रॉयर मिसाइल है हमारे पास, क्रूज मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है, और वो मारेगा एक एक मिसाइल उनको तो फारग कर देगा। अब देखें नहीं, अब्राहम लिंकन भी बेचारे जख्मी हो गए, डीगो गार्सिया खड़े है, वो दूसरा जो जेरल्ड फोर्ड आया था उसकी मदद के लिए और बिल्ड हो रहा था। असल में उसको यकीन आने वेनेजुएला का ऑपरेशन हमारी जान अमान लेके बैठ गया, उसकी कामयाबी। वो पता नहीं क्या मुल्क था बेचारा, कैसे था, उनके अंदर कुछ सिस्टम था। और इधर आके देख लें कि ईरान के ऊपर ये वही ख्याल लेके आए। वहां पे इनका ख्याल था कि रजीम जाने का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। उन्होंने उठा के जनाब इन्होंने कहा, न्याजी साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका तजिया समझ आ गई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने बताया है, और आपने बताया है कि ये जो राउंड है इट्स नॉट द फर्स्ट राउंड, ये राउंड जो है बहुत मजीद बातें जो है इधर होंगी और आगे भी मुतवक्को की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है हफीजुल्लाह न्याजी, सीनियर तजियाकार। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको ऐसी बहादुर खातून से मिलवाते हैं, 2 प्यारी प्यारी खातून कह लें, उनको बच्चियां कह लें, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रोशन किया है। और कहते हैं ना कि अनथक मेहनत और मजबूत अज़ाइम हों तो आप अपने गोल्स को अचीव कर ही सकते हैं। तो किक बॉक्सिंग, मुay थाई और MMA जैसे मुश्किल तरीन जो खेलों में ना सिर्फ उन्होंने हिस्सा लिया है बल्कि गोल्ड मेडल्स जो हैं अपने नाम भी किए हैं। 3 बार नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 2 बार नेशनल बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट, मुay थाई और MMA में भी सोने का तमगा जीता है। और साथ साथ पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल जीत कर जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ कोमल को और उनके साथ जेनिफर को, जिनके मेडल्स आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल पे मौजूद हैं और जगह नहीं है, बल्कि मेडल्स इतने ज़्यादा हैं। और कहते ना कि जहाँ ख़वातीन हो, खातून हो, तो वहाँ आपका जो है ना कि ज़र्फ और आपका जो ईगो होती है वो बढ़ चढ़ कर आप कहते हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन भी मर्दों के शाना बिशाना जो है चल रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले मैं रुख करूँगी कोमल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र, आप कैसे? ठीक है। आपका तो हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा बना है। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताओ कि कब से ये किक बॉक्सिंग, मुay थाई और MMA में आपने हिस्सा लिया है और कब से खेल रही हो? 5 साल हो गए। 5 सालों से खेल रही हो? 6 साल हो गए। और 5 सालों से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, प्रोविंशियल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल में कहाँ गई? थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड, बैंकॉक में। और जेनिफर आपके साथ है। जेनिफर, आप दोनों फ्रेंड्स हो? ओके। तो जेनिफर, आप कितने सालों से पार्टिसिपेट कर रही हो? मैं तो 8 से 9 सालों से कर रही हूँ। 8 से 9 साल हो गए आपको? तो स्कूल से शुरू किया था? जी, छोटी थी तब, ज़्यादा मतलब 6-7 साल की
तब से कर रही हूँ। वहाँ तब से ट्रेनिंग ली थी? जी। तो ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? हमारे ना वहाँ पे एक क्लब है वन जैप MMA, उसके कोच है सैमसून भट्टी। उनसे ट्रेनिंग जी। ली थी। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो इतनी हार्ड कोर चीज़ों में सामने नहीं आती, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजरीज भी बहुत होती हैं और फिर आपको बॉक्सिंग के अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत लगती है। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि यू वांट टू प्ले MMA और किक बॉक्सिंग एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रिगरस गेम? वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक वो नेचुरल चीज़ रखी होती है बच्चे में, तो शुरू से ही था। अब्बा के साथ रेसलिंग देख देख के फिर एक दिन दिमाग में आया कि भाई कुछ करना है तो फिर निकलना पड़ेगा कहीं पे आपको। तो फिर हम गए, दोस्त के साथ निकली, अम्मा अब्बा को नहीं पता था। फिर जाके कोई क्लब ढूंढा, पता चला कि कोचिंग सेंटर में एक कोच है नुमान करीम, वो करवाते। फिर उनके पास गई, वहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा, शुरू से रेसलिंग देखती थी? हाँ, वो जो रिंग रेसलिंग होती है बिल्कुल, WWE। अच्छा, उससे शौक पैदा हुआ? उससे शौक। तो उसमें से कौन आपकी इंस्पिरेशन कौन था? हाँ, मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। कौन था? मेल्स में जॉन सेना और फीमेल्स में है इलेक्सा। वो जॉन सेना, ओके। और फीमेल्स में एलेक्सा, ठीक है। तो उसके बाद यू डिसाइडेड टू प्ले। अच्छा, तो फिर जब अम्मा अब्बा को पता लगा, मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था कि तुम क्या कर रही हो? अब्बा ने तो एकदम से मना कर दिया था, क्योंकि वो होते हैं ना बैकग्राउंड में के क्या कहेंगे, मेरा हाँ, लोग क्या कहेंगे? हाँ, कि बॉक्सर है। ददियाल में थोड़ा सा था, लेकिन अब वो सारे सपोर्ट करते हैं। तो अब्बा ने बोला 1 महीना करनी है, उसके बाद नहीं। लेकिन जब अचीवमेंट देखी ना, तो वो फिर ओके। अब वो हर फाइट में मेरे साथ होते हैं। अबू? हाँ, पहले उन्होंने कहा नहीं करनी? नहीं करनी। और अम्मी का क्या रिएक्शन है कि क्या लड़कियों वाला काम करो, तुम क्या लड़कों वाला? अम्मा बस अब्बा से थोड़ा डरती थी, लेकिन अम्मा बहुत खुश होती है, हमेशा खुश होती हैं? बहुत खुश होती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जेनिफर, आपकी क्या स्टोरी है? कैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? मेरे जो मतलब बड़े पापा के बेटे थे ना, तायाबू के बेटे, वो करते थे, तो उनको देख के मुझे भी शौक था कि मैं भी करूँ, और मेरे पापा को भी शौक था, तो इसीलिए। अच्छा, उनको शौक था? जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं। ना करो ये चीज़ें, ये ना करो? अच्छा, तो मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ फेस किया व्हेन यू थॉट कि तो बहुत मुश्किल है, आई कांट डू इट, एंड यू लॉस्ट योर होप कि यार मे बी मैं कभी कामयाब हो पाऊँ या ना हो पाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। मतलब होता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी लूज़ किया है तो फिर होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यही तो कोई चैलेंज कोई याद है? सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? अभी तक इतना मुश्किल नहीं, मतलब कोई भी आया जो नहीं आया? बचपन से देख रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा, यही बात मैं कोमल आपसे पूछूंगी, एनी चैलेंज सपोर्ट में लाइक व्हाट? कुछ लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप बहुत कामयाब हो, कुछ लोग नहीं है, वो आपको गिराने की हमेशा कोशिश करते। वो ऊपर ऊपर से खुश होते, लेकिन खुश नहीं हो रहे होते। वो चीज़ आपको हर्ट करती है। अच्छा, फैमिली में भी। तो आप इस चीज़ को कैसे लेती थी? कभी रोई? नहीं, कभी सोचा? हमेशा अम्मा अब्बा मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा पॉजिटिव वे में चलाते हैं, कहते कोई बात नहीं, यही कल को आपके साथ खड़े होंगे। तो ये होता है, अब ये चेंज आ रहा है। पहला मेडल जब लिया, रीजनल लेवल पे लिया होगा पहला मेडल, तो पहला मेडल जब लिया था तो क्या थॉट आया? क्या व्हाट डू यू थिंक कि मैं कहाँ हूँ या मैंने क्या अचीव किया? पहली फाइट ही मेरी पहले फीमेल के साथ ही थी, लेकिन फीमेल ने स्किप कर दिया। फिर मेरे कोच ने बोला नहीं, फाइट करनी आई तो उसको बॉय के साथ छोड़ दो। फिर मेरी फाइट बॉय के साथ। पहला मेडल ही मैंने बॉय के साथ लिया, मेल के साथ लिया, लड़कर। अच्छा, फीमेल नहीं हुई वहाँ, प्रेजेंट नहीं थी, स्किप कर गई, तो आपने मेल के साथ फाइट करके पहला गोल्ड लिया। अच्छा, मेल के साथ फाइट करना इज नॉट इजी, बिकॉज खवातीन पावर में बहुत डिफरेंस होता है। पावर डिफरेंस होता है, बिल्कुल पावर डिफरेंस होता है। तो फिर वो कैसे इसको देखा? अगर आपके पास टेक्निक है तो आप कुछ भी कर सकते। टेक्निक अच्छी थी। अच्छा, ये टेक्निक जो होती है फॉर इंस्टेंस फाइट के अंदर, ये क्या होती है? पहले जो गिराता है, ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? हाँ, फेस का सबसे पहले टारगेट हमेशा फेस का लेते हैं, नोज का। मेरे कोच ने यही सिखाया है, नोज का टारगेट लो, क्योंकि मोस्टली लोगों की नोज वीक होती है। और कोर पॉइंट और नोज सबसे पहले यहाँ हिट करना होता है, तो उससे जो है वीकनेस आ जाती है अगले को। ठीक है, लड़खड़ा जाता है ना, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बात मैं, जेनिफर आप बताएं कि आपने किक बॉक्सिंग में की है या मुआय थाई की है, तो उसमें क्या होता है गेम के हवाले से मुझे बताओ। बॉक्सिंग में जो होता है वो सिर्फ आप पंचेस कर सकते हो, उसमें आपने पॉइंट्स लेने होते हैं, फेस पे मार के, बैली पे मार के वो पॉइंट्स लेने होते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? फेस पे पॉइंट्स मिलते हैं, फिर बैली पे। अच्छा। और जब किक बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें किक्स अगर फेस में हो तो उसके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं।
और मुay थाई में क्लंच होता है, किक्स होती हैं Knees और होती हैं, नीज होती हैं, एल्बोज होती हैं, ये सब कुछ होता है और इसके पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपके भी बारे में, मेडल्स के बारे में पूछती हूँ, फिर ट्रेनिंग के हवाले से पूछूंगी। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कोमल और जेनिफर हमारे साथ हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ऐसे खेलों की जिसमें ख़वातीन ने ना अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपना नाम रोशन किया है। ऐसे रिगरस और रिजिड खेल जो कि ख़वातीन की कहते हैं ना कि सिनफ़े नाजुक हैं, उस हवाले से जो है तस्वर किया जाता है कि हमेशा सॉफ्ट खेलेंगी, मगर कोमल और जेनिफर ने कर दिखाया है कि MMA जैसे, मुay थाई जैसे, किक बॉक्सिंग जैसे शोबों में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं रुख करूँगी कोमल। कोमल, आपने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके यहाँ जो है एक्सेप्टेबिलिटी, और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि लोग जो इस चीज़ को नहीं देखना चाहते वो क्या है? आपका एडमायर ही नहीं करते कि जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम ये थाईलैंड में ना शॉर्ट्स में खेला है, तो कुछ लोग हैं वो एतराज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वो ये कहते हैं कि आप शॉर्ट्स पहन के नहीं खेल सकते, प्रॉपर टाइट्स हो, प्रॉपर कवरिंग हो। लेकिन ये है कि अगर आप इतनी मेहनत करके अपना एक गोल सेट करके यहाँ तक आ गई हैं और बस एक स्टेप की वजह से आप पीछे रह जाएं, तो ये तो आपकी सारी जर्नी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो जहाँ तक आप आ चुके हैं ना, तो उसको एक स्टेप को पीछे ना छोड़े, उसको भी कंप्लीट करें। अगर आपको लगता है इजीली आप शॉर्ट्स में खेल सकते हो तो आप खेलो शॉर्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। और जेनिफर, आपके साथ भी कभी इशू हुआ इस तरह का? ये होता है कि मतलब अगर शॉर्ट्स पहन के खेलो तो थोड़ा एतराज़ करते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करते ज़्यादातर लोग, बातें करते हैं जी। तो पेरेंट्स को क्या क्या सुनना पड़ता है? लेकिन पेरेंट्स सुन के भी हमें फोर्स, मतलब हमारी हेल्प भी करते हैं कि मतलब कोई बात नहीं करो, लोग बोलते हैं। अभी भी होता है कि मतलब क्या कहेंगे सब, क्या कहेंगे सब। अच्छा, ये पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है ना, मतलब शॉर्ट्स खेलना तो शॉर्ट्स में खेलना तो पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है। जी। तो अच्छा, बाकी जो कंट्री से ख़वातीन आई होती हैं और उसमें से भी तो कभी हुआ है कि उनकी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर पूरी होती है? शॉर्ट्स में खेलते हैं वो लोग, शॉर्ट्स में खेलते हैं, तो दैट्स नेचुरल, दैट्स ओके। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं वो टैबू हैं और स्टीरियोटाइप हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि सबसे मुश्किल एक स्पॉन्सरशिप का मरहला होता है, वो क्या मरहला होता है? कि आपको इतनी मेहनत करके आप आगे आते हो, आपको चांस मिलता है खेलने के लिए, लेकिन आपके पास स्पॉन्सर नहीं होता तो वो सब पीछे रह जाता है। अच्छा, तो अगर स्पॉन्सर होएगा, अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब इंटरनेशनल में गोल्ड लेके आ सकते हैं, तो आगे ओलंपिक्स तक भी जा सकते हैं। अगर स्पॉन्सर होंगे, हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कैसे नहीं हम ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी जेनिफर। स्पॉन्सर जो होता है वो कितना होता है, कितना चाहिए होता है इवेंट के लिए, इंटरनेशनल इवेंट के लिए? से आप थाईलैंड गए हो तो आपका कितना पैकेज टोटल लगा? जब हम थाईलैंड गए तो हमारा कम से कम 8 से मतलब 9 लाख के करीब लगा, लेकिन जो हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है, और बाकी मतलब टिकट वगैरह हमने खुद किया वहाँ पे, होटलिंग। उनका नाम है साबिर अली, वो बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ भी ज़रूरत होती है वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर करते बहुत हैं। अच्छे हैं। तो आपको फेडरेशन से हेल्प मिल जाती है? जी, बस अभी तक उनसे मिली है, और कोई आपको स्पॉन्सर नहीं मतलब बहुत मुश्किल से करते हैं। अच्छा, मुश्किल से होता है बहुत क्योंकि मुश्किल से। अच्छा, हर इवेंट के ऊपर जो है यू नीड टू हैव अमाउंट जाने के लिए। तो थाईलैंड के अलावा कहाँ कहाँ गए हो आप लोग? बैंकॉक, वही बस थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक ही गए हो और कहीं नहीं गए अभी तक? तो आगे क्या प्लान है, किस चीज़ की, किस गेम की तैयारी कर रहे हो? आगे आ रहा है श्रीलंका में एक मुay थाई चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बस सब स्पॉन्सर चाहिए। ठीक है, वो आगे आने वाला इवेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जब एक ट्रेनिंग करते हो तो डाइट क्या लेते हो, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी होती है? डाइट प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो अभी जो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की डाइट है वो कोई भी नहीं अफोर्ड कर पाता, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई भी नहीं कर क्या उस डाइट के अंदर क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो कि खानी पड़ती हैं? हाँ, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, मतलब हमारे इधर नॉर्मली भी होते हैं दालों में अंडे वगैरह, लेकिन जितनी हमारी ट्रेनिंग होती है ना उस तरह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जेनिफर, प्रोटीन शेक्स भी तो लोग लेते हैं या प्रोटीन यूज़ करते हैं, या उनके पूरे पूरे बॉक्सेस आते हैं जिसमें प्रोटीन की सारी मिकदार होती है, तो वो बॉक्स कितने का होता है एक? तो काफ़ी एक्सपेंसिव है,
36-37,000 तक 36-37,000 का वन मंथ का होता है जी। 1 month। तो वो भी खाना ज़रूरी होता है या लेना ज़रूरी होता है? ज़रूरी कह कह सकते सकते हैं। अगर हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पे तैयारी करनी है तो आपको ख्याल रखना पड़ता है अपनी डाइट का। तो कभी आपने सोचा है कि आप ये चीज़ भी स्पॉन्सर कराएं, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा सोचा था लेकिन नहीं करते। नहीं कर सकते और इसमें आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों जो हो इतनी माशाल्लाह वेल ट्रेंड हो, वेल स्पोकन हो, तो जो लड़कियां आना चाहती हैं इन अ स्मॉलर एज टू किक बॉक्सिंग MMA के लिए, उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए? यू कैन जस्ट टेल द ऑडियंस। यही कि मतलब आपको कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, फिर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बस ऐसे एक ही। इवेंट हाँ, स्टार्टअप करें, अपना जर्नी स्टार्ट करें। मतलब स्टार्ट कर आप स्ट्रांग होने के लिए, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ज़रूर स्पोर्ट स्टार्ट करें। वो आपको एक वेल डिसिप्लिन बनाते हैं। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू जेनिफर, Thank इट you वाज so much. प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ख़वातीनो हज़रात, ऐसी तमाम ख़वातीन, ऐसी तमाम बच्चियां हमारी काबिल फ़ख्र हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। बस सपोर्ट की ज़रूरत है। हम तब तमाम इदारे, हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, हम लोग ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं और इसलिए बुलाने का मकसद होता है कि आप लोग इनको सपोर्ट करें और ये कौम की बेटियां हैं जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया और आगे भी करेंगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने अज़म से जो है एक नई तारीख जो है वो रकम कर दी है और दुनिया में बताया है कि औरत कमज़ोर नहीं है, सिनफ़े नाजुक नहीं है, बल्कि मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग है, इनोवेटिव है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी खातून की जिनका नाम जो है 101 क्रेडिबल वुमेन ऑफ CEOs जो हैं उस बुक में शामिल हुआ है। और क्रेडिबल जो CEOs होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपने बिजनेस खुद रन करते हैं, आइडिया बेस्ड बिजनेस होते हैं। और जिस खातून से मैं आपको मिलवा रही हूँ वो बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डिफरेंट किस्म के एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी करती हैं। तो मैं वर्दा सिकंदर को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा वर्दा, यू आर 26 यस और 26 years में your name has been registered in 101 credible CEOs. So how are you feeling? आई एम फीलिंग सुपर गुड एंड सुपर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट कि जिसके लिए मैंने स्ट्रगल की 4 years, सुबह दोपहर शाम। और हमेशा से मेरी एक ड्रीम थी कि कम उम्र में आप ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली वर्क करें। हाँ। आपको अगर आपकी जिंदगी में अच्छे मेंटोर शामिल हों, आपकी जिंदगी में अच्छी गाइडेंस शामिल हो, तो मेरा ख्याल है हम बड़ी आसानी से कम उम्र में अपने IQ को यूज करते हुए अपनी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन और जितना वक्त काम करना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा वक्त काम करके जो है हम कामयाब हो सकते हैं और हम स्मार्टली वर्क करके अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको जरा जल्दी अचीव कर सकते अच्छा, हैं। आपने पब्लिक सेक्टर के लिए काम किया तो उसमें कौन कौन से ऑफिशियल्स आपके पास आए हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के बड़े VIPs ने आपके पास जो है अपना इलाज कराया है? जी अगर मैं बात करूं तो मेरी कंपनी होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस बाय डॉक्टर वर्दा सिकंदर, मेरी कंपनी जो है इसमें जितने डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर मैं वेल रिनोन की बात करूं तो पंजाब पुलिस, क्रिकेट बोर्ड, उसके साथ साथ हमारे पास डिफेंस क्लब्स आ जाते हैं, डिफरेंट नेस्ले है, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, हाई नून है, उनको वेलनेस कंपनीज में जाके हम लोगों ने वेलनेस प्रोवाइड किया है। हमारा मोटो ये था कि यूजुअली होता ही है कि बहुत सारे लोग क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते, खास तौर पे वो लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच के 100, 150, 300 समटाइम्स लोग होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज जिसमें मेरे वेलनेस सेशंस शामिल है, हेल्थ इंटरवेंशन शीट्स शामिल है। एक्चुअली वो मेन मोटो इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रादर देन इंश्योरेंस इट बेटर, कि हम लोग जो है कोशिश करें कि हम लोग
लोगों को प्रिवेंशन सेल करें और प्रिवेंशन पे काम करें, क्योंकि इंश्योरेंस तो मरने के बाद मिलनी है। हाँ। और जिंदगी अगर आपकी खूबसूरत नहीं तो इंश्योरेंस का फायदा नहीं, तो इट्स बेटर कि प्रिवेंशन जो है उसको लिया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बाय द वे। Yes. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्किंग वुमेन के हवाले से व्हाट डू यू थिंक, वर्किंग वुमेन की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द ऑफिस टू कीप हर सेल्फ फिट, नरिश्ड? और कहते हैं ना कि अगर आप मैल नरिश रहेंगे तो आपका वर्किंग स्टाइल जो है वो भी ख़राब रहेगा। अच्छा देखिए, अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं एंड यू वांट टू वर्क विद डाइवर्सिटी, अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, हर खातून डाइवर्सिटी से काम कर रही है। एक औरत जो घर भी चला रही है, ऑफिस भी चला रही है, बच्चों को भी टेक ओवर कर रही है, फैमिली रिलेशंस भी देख रही है, खुशी गमी पे भी पहुंच रही है। अब देखिए, एवरी वुमन इज वर्किंग विद डाइवर्सिटी। कोई भी वर्किंग खातून है, फिर वो सीईओ है तो ऑब्वियसली उसको एक कंपनी रन करनी है और बहुत सारे मामलात साथ लेके चलने हैं। तो इसमें द टॉप प्रायोरिटी ऑन विच उसको काम करना चाहिए वो उसकी सेहत है। अगर उसकी सेहत होगी, अगर वो फिजिकली चल पा रही है लेकिन उसका दिमाग नहीं चल पा रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका एक जो सराउंडिंग है वो अफेक्ट होगी, रादर इट्स वर्क, रादर इट्स होम, रादर एनीथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्लीज अपनी सेहत पे टाइम दे। और एक टिप जो मैंने अपने इस पूरे एरा में सीखी, ट्राई टू से नो। इफ अगर आपसे नहीं हो रहा या जरूरी नहीं, यू आर अ वुमेन एंड यू हैव टू बर्डनाइज योरसेल्फ कि एवरी टाइम एट होम आपने टॉप नोच खाना पकाना है, आप बाहर हैं तो आपने हर जगह, योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी एंड इट्स ओके इफ यू से नो। और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गिला जो मैं यहाँ पे मॉर्निंग शो पे भी तमाम पाकिस्तान की देखने वाली खवातीन से करूंगी, वो लोग अपने आप को सुपीरियर के बजाय इंफीरियर कंसीडर करती हैं। अगर छोटे से लेवल पे देखा जाए, अपने लिए नाश्ता नहीं बनाएंगी, जो हस्बैंड का बचा हुआ है, जो बेटे का बचा हुआ है, जो ऑब्वियसली किस भी लेवल पे अगर शादी होगी है तो फिर हस्बैंड, तो वो बचा हुआ खा लेंगी रादर देन अपने लिए मील प्रिपेयर। वो कहेंगे कि जो बच्चों का बचा कुछ है वो माएँ खाती हैं। हाँ, और देखिए कि आप एक माँ हैं, यू आर नॉट अ डस्टबिन, आप एक औरत हैं, तो आपको अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस को उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितने आप अपने हाउस होल्ड में लोगों में। हमने मैल नरिश की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि एक ब्रेकफास्ट एक खातून के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन द मॉर्निंग? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट मींस ब्रेक द फास्ट। अगर आप रात के सोए सुबह रोजा नहीं खोल रहे तो यू आर नॉट फ्यूलिंग अप योर बॉडी इनफ। तो अपनी बॉडी को फ्यूल अप करने के लिए एक खातून को जिसने पूरा दिन अपने दिमाग को भी एक्टिव रखना है, काम के दौरान फोन पे भी पूछते रहना है, बच्चे ठीक है, हाउस होल्ड मैनेज हो रही है, तो इन तमाम चीजों में अगर वो मैल नरिश होगी तो ऑब्वियसली उसकी इन फ्यूचर साइक्लिक इश्यूज, इनफर्टिलिटी, वेट गेन होना, डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल खवातीन में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसकी मेन वजह, अगर आप नाश्ते को अपनी रूटीन में नहीं शामिल करेंगी तो ऑब्वियसली ये तमाम चीजों को सफर करना पड़ेगा। अच्छा, वर्किंग वुमेन की तो हमने बात की, हाउ अबाउट वुमेन विच आर हाउस वाइफ्स और हाउस चोर्स कर रही होती हैं, उनके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा है कि मेड स्कूल बच्चे भेज देती हैं या अक्सर खुद उठती हैं, तो फिर उनका जो स्लीप पैटर्न होता है वो 12 बजे के बाद उठती हैं सो के। उनकी हेल्थ कितनी मुतासर होती है? अच्छा जी देखिए, अगर हम सूरज को उठा नहीं रहे ना, और हम लोग जब सो रहे होते हैं और सूरज निकल गया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो देयर आर फीमेल्स के अंदर एक हार्मोनल साइकिल्स चल रही हैं, और कुछ हेल्दी हार्मोन्स जो हैं वो सुबह जब आप सनलाइट में वॉक करते हैं, विटामिन डी तो मिलता ही है, लेकिन विटामिन डी हमारे एस्ट्रोजन फीमेल्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है उसको एक्टिव करने में बड़ा हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो खवातीन बहुत देर तक सोती रहती हैं, स्लीप पैटर्न का ख्याल नहीं रखती, एक इशू तो हार्मोनल प्रॉब्लम उनके अंदर आएगा। खवातीन में जब हार्मोनल प्रॉब्लम आता है, इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब अगर एक घर में बच्चा आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है काम करके, और अगर एक माँ घर पे है और वो आते साथ आप लाइवली विद गुड एनर्जी, विद गुड ऑरा, आप बच्चे को वेलकम नहीं कर रहे हैं और आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली देखिए इट्स अ चेन विच इफेक्ट फ्रॉम यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक माँ जो है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, वो एनर्जेटिक हो। अगर सेहतमंद खातून होंगी तो सेहतमंद माशरा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, लाइव कॉल्स करके वर्दा सिकंदर इज विद अस, यू कैन आस्क न्यूमरस क्वेश्चंस अबाउट योर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और
पर हम केटर करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप हमें लाइव कॉल्स करें। वर्दा सिकंदर जो हैं हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। अपनी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप वर्दा से डिस्कस कर सकते हैं और फ्री में आज एडवाइस ले सकते हैं। वैसे वो फ्री में एडवाइस देती नहीं है, लेकिन आज आप लोगों के लिए वो फ्री में एडवाइस देंगी। वर्दा आप लोग के पास तो बहुत खवातीन आती हैं, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोसीजर जो है खवातीन कराती हैं? बेली फैट मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और बेली फैट में खास तौर लटका हुआ पेट, बहुत सारी खवातीन सी सेक्शन के बाद और इवन अब अनमैरिड बच्चियां मेरे पास बहुत आती हैं कि वेट रिड्यूस किया है और उसके बाद जो बेली है लटक गई है। और ऑब्वियसली उसके दो ही हल है, या फैट कैविटी या बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें और आपका जो फैट है उसमें मसल प्रोड्यूस करे ताकि जो आपका बेली है वो 100%। अच्छा, हमेशा देखा है वो जो खवातीन या बच्चियों का लंप रह जाता है, बेली रिली आप फैट खत्म हो जाता है एक्सरसाइज से, मगर एक जो लंप सा है ना वो रह जाता है, उसको कैसे खत्म करते हैं? लंप जो है उसको खत्म करने के लिए एक तो चीज बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें। अच्छा। कार्डियो एक्सटेंसिव लेवल पे किया जाए। ठीक है। दूसरा हल फिर हमारे पास मौजूद है, हम उस फैट को ब्रेक करते हैं और उस फैट को ब्रेक करके जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स हम उस चर्बी को ऊपर लटका देते हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो बाय द स्टूल आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और एक टिप जैसे वो फ्री में जरूर दूंगी कि अगर आप चाहते हैं आपका बेली फैट ना हो तो अपनी जिंदगी में एक छोटी सी आदत डालें। अपने दिन का जो स्टार्ट है वो किसी भी फाइबर फूड से करें, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कार्ब्स लेते हैं नाश्ते में, पराठे, यूजुअली नाश्तों में कार्ब्स ही ले रहे होते हैं, पराठा, ब्रेड, तो क्या होता है कि कार्ब्स बॉडी के अंदर रिफाइंड कार्ब्स जाके स्टोर्ड होती हैं और अल्टीमेटली वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग खाली पेट किसी भी फाइबर का इंटेक, एक गिलास पानी के अंदर चिया सीड डाल के ले लें, इसबगोल का छिलका डाल लें, मोरिंगा पाउडर ले लें, आलमंड्स जो है उनको आप ले सकते हैं, ग्रेनोला बार ले सकते हैं। हाँ। कोई भी फाइबर फूड जो है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन जो लेवल आपका एकदम स्पाइक करता है। उठ के आप जब आप नाश्ता करते हैं तो उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है कि खाली पेट अगर आपने वो लिया होगा और उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो आपका बेली फैट आने का चांस बहुत कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि बेली फैट जो है हर दूसरी औरत का बहुत बड़ा मसला है और बच्चे भी पैदा हो जाते हैं उसके बाद ये फैट नहीं जाता, बहुत रिजिड फैट होता है जिसको वर्दा जो है वो इस वक्त फैट कल्टिवेशन के जरिए जो है वो रिड्यूस करवा रही हैं। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो बेली फैट है, एक आर्म्स का फैट होता है, अपर आर्म फैट जो होता है जो नीचे से लटक रहा होता है, वो अक्सर लड़कियों का भी होता है और जो खातून जिनकी एज 30 to 50 होती है उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अच्छा, लटके हुए बाजू का शेप ठीक ना रहना। यूजुअली खवातीन क्या होती हैं, उनका कुकिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, लेट 30s में अगर देखा जाए या फिर कोई ऐसा काम होगा जिसमें उनका बाजू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो यूजुअली जैसे खवातीन में कार्पल टनल सिंड्रोम, जब वो खाना पका रही होती है, अब क्या होता है कि अगर वो स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज नहीं कर रही तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका ये जो फैट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और मसल ड्रूप कर जाता है, जिसकी वजह से बाजू एक बहुत अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसका हल जो हमारे पास मौजूद है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि उसको हम लोग कपिंग करके बैंड लगा के आपके बाजू को रेडियो फ्रीक्वेंसी देके उसको शेप में ले आते हैं और उसके साथ पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो, और दूसरी चीज वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड फॉर दीज। अच्छा, अगर आपका बाजू सिर्फ लटका हुआ है तो आप सिंपल वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज ही करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब एक सिम्टम खवातीन आके कहती हैं जब हम कपड़े बदलते हैं बाजू खिंचता है, इस जगह से ऐसे लगता है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता लेकिन बाजू खिंचता है, या फिर कोई भी चीज उठाने लगते हैं तो इतना जोर का प्रेशर लगता है कि पूरी बॉडी बाद में पेन होती है। अब क्या होता है कि अगर आप बाजू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपकी रूटीन में एक्सरसाइज है और अपने बाजू के ऊपर आप सो जाते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली खवातीन करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल इंजरी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो फिर हमारे पास जो बड़े जबरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम मसल प्रोड्यूस कराते हैं, बायोस्टिमुलेटर्स हैं,
सैगी बॉडी हो जाए, उसकी वजह से भी जिस्म का लटकना अच्छा, commonly देखा अक्सर जाता है। शोल्डर्स के ऊपर भी बहुत लोगों का वजन होता है, लाइक गोश्त बहुत ज्यादा होता है, हमने देखा है गर्दन के जो थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है अपर शोल्डर, उसकी बैक में एक खम सा आ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैट होता है। हम खवातीन अक्सर उसको हम आम जुबान में ही ना कुब कहते होते हैं, हाँ, कुब, हाँ। हाँ। और पहले आप आगे से बिल्कुल स्लिम होते हैं, लेकिन अच्छा अब एक मजेदार बात बताऊं, ये कुब जो है एक तो आपका एज रिलेटेड या फैट रिलेटेड कुब होता है, दूसरा जो कॉमनली कुब आजकल यंग लड़कियों में भी देख रहे हैं हम लोग, यंग लड़कों में, हर किसी में, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने शोल्डर्स को राउंडेड करके बैठते हैं। तो इसलिए अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे और अपने शोल्डर्स को राउंडेड नहीं होने देंगे, एक तो ये आपका कुब ऑटोमेटिकली पीछे बैक आपकी लैप्स बटरफ्लाई की तरह हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली ये चीज रिड्यूस होने का चांस है। लेकिन अगर आपका फैट बैक पे रिजिड हो गया हुआ है और वो एक लेयर इख्तियार कर चुका हुआ है जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर बार की तरफ कुब है, तो उसको फिर ऑटोमेटिकली हमें कैविटेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इस तरह के उससे खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले के जमाने की माएँ तो कहती थी किताब सर पे रखो और चलो, बिल्कुल उससे सीधा चलोगे। अक्सर नो हम लोग झुक के अक्सर चलते ये, और थे। वो जैसे नानिया कहती थी दीवार के साथ स्ट्रेट खड़े होके हाँ। प्रैक्टिस करे जैसे। खातून और बच्चियों में सबसे बड़ा कॉमन ये बिल्कुल। इशू होता था। और अच्छा, इससे हाइट बड़ी इफेक्ट होती है क्योंकि आप सारा टाइम यूं करके चल रहे हैं तो आपकी वो हाइट, पोस्चर, सारी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। अच्छा, देयर इज अ कॉलर फॉर यू। हेरा है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेरा जी कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल, मैं ठीक डॉक्टर साहब बताएं जी कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल पूछना था जी, जी। कि मेरे ना 3 ऑपरेशन हुए, 3 बच्चे हैं मेरे। मेरा जो बेली फैट का इशू है, बाकी जो मेरा जिस्म है ओवरऑल बिल्कुल नॉर्मल है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे फैट नहीं है। तो बेली जैसे लटक नहीं जाता वैसे लटका हुआ है। मैंने डाइट भी की है मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहती हूँ कि ये जो लटका हुआ बेली है ये थोड़ा सा कम हो जाए, अच्छा नहीं लगता। बताएं ठीक हो बेटा। गया। अच्छा, एक तो ये चीज है कि अगर आपने बाकी जिस्म का वजन कम कर लिया है और सिर्फ पेट आपका लटका हुआ है, तो उसके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि आप अपनी खुराक के अंदर दाल, गोश्त, अंडा और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, ये आपके पेट के अंदर प्रोटीन की तादाद को बढ़ाएगा, जिससे ये आपकी लटकी हुई चर्बी बेहतर होगी। दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो मेरे क्लिनिक पे मेरे पास मौजूद है आपके इस फैट को टाइट करने के लिए। तो उसके लिए आप क्लिनिक पे मुझे विजिट कर सकती हैं, डॉक्टर वर्दा सिकंदर के नाम से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर ऐसे मसल प्रोड्यूस करा देते हैं जिससे वो लटका हुआ पेट आपका, अगर बाकी जिस्म बिल्कुल पतला है, उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है हिरा, आप सुन पा रही हैं तो आपको एडवाइस दे दी गई है और आप डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो बेली फैट है ये क्या वापस आता है? बिल्कुल आता है। अगर आप शॉर्टकट से इसको रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वापस आता है। होता ये है कि ना हम लोग क्या करते हैं कि हमें किसी ने बताया कि कार्ब्स छोड़ दे 10 दिन के लिए, कीटो डाइट है, डिफरेंट फैट डाइट्स है। क्या होता है कि दिनों में वो वेट तो रिड्यूस कर देता है, अब वेट नहीं रिड्यूस होता, सिर्फ जो फैट सेल्फ है वो हाइपोट्रॉफ होता है, वो अपना जो साइज है उसका श्रिंक होता है और उसके अंदर पानी की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है ओह माय गॉड मेरा तो पेट अंदर चला गया। बट जैसे ही आप अपनी रूटीन में कार्ब्स वापस लेके आएंगे, नॉर्मल डाइटरी रूटीन पे आएंगे, तो वो बेली वापस आ जाएगा। सो फॉर लॉन्गर टर्म इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ग्रेजुअल एंड राइट वेट लॉस करें। अब डिपेंड करता है कि आप चेक करें कि पहले आपके पेट में चर्बी है कि कहीं वो सोजिश तो नहीं, कहीं आपका सी सेक्शन हुआ, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स ना इन्वॉल्व हुए हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो। तो राइट कॉज देखते हुए अगर हम बेली फैट का राइट ट्रीटमेंट करेंगे, अब मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया को फैट कैविटी करानी चाहिए, अगर आपकी सोजिश है तो आपको फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुड्स लेनी चाहिए जिससे आपकी सोजिश खत्म हो। अगर आपकी चर्बी है तो वो बिल्कुल फैट कैविटी करानी चाहिए। और अगर आपका जो फैट है वो सिंपली मसल ड्रूप हुआ हुआ है तो आपके सिर्फ पेट के मसल्स पे काम होने की जरूरत है। आप प्रोटीन ज्यादा करें, पेट के एब्डोमेन मसल क्रंचेस करें, प्लान करें, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट बेहतर होगा। और अक्सर ये भी होता है कि हम इतने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडे पानी, ठंडे मशरूबात, उससे भी पेट जो है ना वो अंदर जाने के बजाय बाहर ही निकल रहा होता है। बिल्कुल ठंडे मशरूबात। और अब कॉलर फॉर यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। लुबना है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? लुबना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पूछना चाह रही जी हैं? जी, मुझे डॉक्टर विद्या से बात करनी है। जी जी जी, जी, साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी डॉक्टर साहबा, मेरे जिस्म में ना एकदम से हीट बनना शुरू हो जाती है। जैसे मैं कोई भी चीज मसाले वाली खाती हूँ ना, तो ऐसे जिस्म पे जैसे सुइयां चुभती है ना, ऐसे महसूस होता है। तो फिर मैं उनाब का शरबत जो है वो पीती रहती हूँ, तो मुझे ठीक रहता है। लेकिन जब भी कोई कहता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलसी खानी चाहिए या इस तरह की कुछ चीज, तो वो मैं फिर नहीं खा सकती। और अब तो ऐसा है कि कोई भी मसाले वाली चीज खाती हूँ ना, तो मेरे जिस्म में ऐसे चुभन और सुइयां में बजना महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको थायराइड या जिगर का कोई मसला कभी डायग्नोस हुआ हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना आपका ही वजन कोई। ज्यादा है? हाँ, वजन मेरा ज्यादा बिल्कुल। है, तकरीबन यानी कि 78-79 तक ठीक है। हो गया। अच्छा, यूजुअली हाथों पैरों से हीट का निकलना, तली हुई मसालेदार या कोई भी कुक्ड फूड खाने से हीट का निकलना, ये एक्चुअली आपके जो जिगर है उसके गिर्द चर्बी की झिल्ली बन जाती है, फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं। और ये सिर्फ चर्बी की वजह से नहीं, ज्यादा मीठा और चिकनाई वाली चीजें लेने की वजह से बनता है। तो एक तो ये है कि आप अपना लिवर के जो एंजाइम टेस्ट होते हैं ALPLT उनको कराइए, और आपको एक्चुअली फैटी लिवर का मसला है जिसकी वजह से ये इशू आता है। और आप जब सोते हैं या फिर कुछ भी आपने खाया तो वो आपके हाथों पैरों से हीट का निकलना, तो आप अपने ये जिगर के टेस्ट कराइए। और उसके बाद अगर फैटी लिवर है तो उसके लिए अपना एक तो वेट रिड्यूस कीजिए, दूसरा सफेद आटे से बनी जितनी अशिया है, सफेद चीनी से बनी ज्यादा अशिया है और सफेद नमक, इसको अपने रूटीन में कम कर दीजिए। तो आप सुन पा रही होंगी लुबना, डेफिनेटली हमें आप कॉल्स करें, अपने मसाइल जो डिस्कस करें। डॉक्टर वर्दा सिकंदर जो हैं हमारे साथ हैं, प्रोसीजर्स के हवाले से भी बात कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। आप अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, खासतौर पे ख़वातीन जो हैं वो कॉल करें और बताएं कि उनका कहाँ कहाँ मोटापा है, और हम बताएंगे कि आपने अपनी चर्बी कैसे कम करनी है, अपने जिस्म को कैसे शेप में लेकर आना है। वर्दा सिकंदर हमारे साथ हैं जो कि आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। वर्दा, हम बात कर रहे थे कि अक्सर देखा है कि चर्बी जो है वो इतनी स्टबन होती है कि वो फैट जाती ही नहीं है। जैसे कि आपने पेट का बताया, अपर आर्म है, आपके शोल्डर्स की चर्बी है। इसके साथ साथ एक आपकी शेप होती है बॉडी की, जो कि अक्सर आपको पता है पियर शेप जिसको कहते हैं, एप्पल शेप फिगर्स कहते हैं, जो कि दुनिया में तो बहुत पजीराई होती है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी मोटापे के जिम्रे में आता है। उस हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा, अगर बेली फैट की बात की जाए ना, तो बेली फैट और पियर फैट बॉडी की शेप का खराब होना बॉडी के बारे में बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये मसला हो सकता है, या चांस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज मोर देन अदर पर्सन। अगर मैं बात करूं पियर फैट की, तो उन लड़कियों के खासतौर फीमेल्स में देखा जाता है पियर फैट यूजुअली ज्यादा ऊपर से पतली होती है, ऊपर से नीचे पतली चौड़ी होती है होंगी। पियर फैट। अगर पियर फैट ज्यादा है तो उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, प्री डायबिटीज, इन घुटनों के प्रॉब्लम्स होना, हड्डियों का कमजोर होना, ये प्रॉब्लम्स यूजुअली होती भी हैं और होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से उनको चाहिए एक तो अपनी रूटीन के अंदर वॉक जरूर शामिल रखें, डाइट के अंदर गुड फाइबर जरूर ऐड रखें। इनोसिटोल जो है डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स में साशे फॉर्म में आता है, उसका इस्तेमाल रखें, वो पियर फैट को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जावेद इकबाल है भूरे वाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। जावेद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम, मेरी वाइफ के ना टांग में बहुत दर्द रहता है। कान में दर्द रहता है? उसके लिए तो इनको टांग में ENT स्पेशलिस्ट को बिल्कुल दिखाना चाहिए। वो जावेद इकबाल साहब, आपको इसके लिए तो ENT स्पेशलिस्ट के पास रुजू करना पड़ेगा ना। हम तो ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करें जिनको डिफरेंट मसले हैं, मोटापे के इशूज़ हैं या और कोई मसाइल हैं वुमेन रिलेटेड, उसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ENT स्पेशलिस्ट बुलाएंगे आप ज़रूर हमें कॉल करिएगा, उससे पहले अगर आपका मसला हल ना हुआ। जी मतलब हम बात कर रहे थे कि आप मुझे पियर शेप बॉडी के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल, और पियर फैट जो है उसका यूजुअली ये चीज देखा जाती है। उसके बाद आ जाते हैं एप्पल फैट। मर्दों में खासतौर देखा जाता है कि एप्पल फैट बहुत ज्यादा है। एप्पल फैट क्या होता है, उनका जो पेट है बिल्कुल सेब की तरह होता है, आगे से अजीब किस्म का निकला हुआ होता है।
अब एक तो अगर वो बहुत ज़्यादा बैठते हैं और बैठ के बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर उनकी रोटी का इंटेक, कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और अगर एप्पल फैट है तो आपकी बॉडी के अंदर सीवीडीज का चांस बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और बेली फैट को ख़त्म करने के लिए, एब्डोमेन को रिड्यूस करने के लिए, जिन लोगों का एप्पल फैट है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो स्टमक है उसको अल्कलाइन रखें। अब यूजुअली ही ना होता क्या है कि हमारे जो स्टमक है उसको 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% एसिडिक रहना चाहिए। अब हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम रिफाइंड कार्ब्स खा रहे होते हैं, लेट नाइट तक खा रहे होते हैं, सुबह उठ के बिंज करना शुरू करते हैं, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे मैदे को एसिडिक कर देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से बेली फैट का चांस मजीद बढ़ जाता है। तो इसलिए अल्कलाइन रखें, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम रखें जिनका खास तौर पे एप्पल फैट। अच्छा, अक्सर खवातीन टी और कॉफ़ी कंज्यूम करती हैं सुबह, और वो फिर पूरा अपनी जो क्लॉक है वो फिर 2-3 बजे के बाद शुरू करती हैं। सुबह से निहार मुँह से उन्होंने कॉफ़ी या चाय ली होती है, इज़ इट गुड? नो, इट्स अनहेल्दी। अगर तो वो ब्लैक कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक ले रही है, ओवरवेट है, और फॉर द सेक ऑफ दैट या उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो है, तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ फाइन। बट अगर डेली बेसिस पे उनका कैपेचिनोज और दूध पत्ती वाली चाय से दिन का आगाज़ होता है, तो कैफीन कल को उनकी गट हेल्थ रिलेटेड, और अगर आपका मैदा खराब है, स्टमक अपसेट है, तो आप समझे पूरी बॉडी आपकी अफेक्टेड है। इंजन आपने अपनी बॉडी का खराब कर दिया। तो अपनी बॉडी को फ्यूल अप करें, लेकिन विद गुड कार्ब्स एंड गुड प्रोटीन्स। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है वर्दा के अक्सर खवातीन के आर्म पिट्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, टैनिंग शुरू हो जाती है, मोटापे की वजह से हमने देखा है। प्राइवेट एरियाज़ आपके बहुत टैन की तरफ चले जाते हैं, जिससे ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं। और फिर वो जब टैन होता है तो ऑटोमेटिकली स्वेट होता है तो आपका अडोर बैड अडोर वो भी आना शुरू हो जाता है। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन यू आस्क, एंड मेनी वुमेन्स आर फेसिंग दिस। यस, यूजुअली जब पेट आर्मपिट्स के आगे या फिर गर्दन के पीछे, ठीक है, पेट के बहुत सारी खवातीन होती है, पेट के गिर्द। अच्छा वर्दा, देयर इज एन इंटरप्शन, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, ईमान है कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी ईमान, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना है, मेरी मदर है ना, उनको थायराइड है, तो उनका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है। ओके वर्दा, अगर तो पेट भी बहुत लटका हुआ है, और उनको मतलब वेट उनका कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, 110 है, कभी 111 है। ठीक हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली बहुत देखा जाता है कि खवातीन का वजन बहुत बढ़ जाता है। तो अब हाइपोथायरॉयडिज्म की कुछ मैनेजमेंट होती है। एक तो वो ये है कि वो थायराइड की जो उनको दवाई जितनी डोजेज रिकमेंड की जाती है, एक तो वो ले। दूसरा मसला ये होता है कि जो उनका पेट बहुत ज्यादा निकल रहा है, हाइपोथायराइड के अंदर आयरन की अब्जॉर्प्शन होनी बंद हो जाती है। तो उसके लिए एक तो उनकी रूटीन में आप लोग कोई अच्छा आयरन का सप्लीमेंट किसी भी ब्रांड का वो शामिल करें, और साथ बी कॉम्प्लेक्सेस का 400 mg का कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वॉक को ज़रूर शामिल रखें, अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखें, ताकि इनका जो वेट है वो स्टक ना हो, और थोड़ा थोड़ा ये अगर रिड्यूस हो रहा है, इंचेस में ही कम हो रहा है, तो वो भी इनके लिए ठीक है, लेकिन साथ साथ रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी फर्दर अगर उनकी थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए आपको मेरे पास क्लिनिक आना पड़ेगा या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आप उसमें डाइट और उनकी एक्सरसाइजेज और थेरेपीज कर सकती हैं। तो ईमान, आप एडवाइस ले ली है और आप डॉक्टर साहिबा से रब्ता कर सकती हैं। पियर शेप बॉडीज़ को बहुत मुश्किल से उनका फैट जाता है। अक्सर ख़वातीन इतना वॉक कर रही होती हैं और उसके साथ साथ अपनी डाइट कंट्रोल कर रही होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं हड्डी चौड़ी हो गई है तो जा ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक बॉडी टाइप ही ना इज क्वाइट नेचुरल। किसी की एक्टोमॉर्फ है, किसी की बॉडी में मसल, मेरी बॉडी जैसे मीजोमॉर्फ ज़्यादा है, आपकी एक्टोमॉर्फ है, यू हैव लाइक गुड बोन डेंसिटी, ऊपर से एक अच्छी शेप है आपकी। अब यूजुअली होता ये है हमारे पास कि अगर तो आपकी बॉडी टाइप मीजोमॉर्फ है, तो उसमें अगर मसल ज़्यादा है तो आप अपनी बोन एक्सरसाइज करके उसको टोन्ड कर सकते हैं। टोन्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बॉडी की शेप अच्छी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हड्डी चौड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं आपने वेट नहीं कम करना, या पेट निकला या बाजू निकला। आप देखिए, अगर हड्डी चौड़ी है तो जिधर जिधर मसल और फैट ज़्यादा है
वो आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी शेप में आ अच्छा जाएंगे। बताइए, होता है कि बोन वेट जो होता है वो भी मैटर करता है? अक्सर लोग कहते हैं ये तो तुम्हारा बोन वेट है, ये तो तुम्हारा दूसरा वेट ही नहीं है, या वाटर वेट है, ये क्या होता है वाटर वेट, बोन वेट और ह्यूमन वेट? अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेट होता है जो बोन्स का होता है, और वो एक आम इंसान के भी नॉर्मल है जो उसका बोन वेट होता ही है। एक होता है फैट का वेट, जो आपकी एक्स्ट्रा फैट है उसका वेट। दूसरा वाटर वेट। अब यूजुअली जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, फटाफट जब हम खुद से ही वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो सारे लोगों का 6 से 7 किलो बड़े आराम से निकल जाता है, stubborn हो जाता है। और फिर स्टक हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि जी वेट कम नहीं हो रहा था। अब ये होता है कि वो एक्चुअली आपका वाटर वेट होता है। बता दीजिए, कॉलर विद अस मलिक मोहम्मद इशफाक हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। जी मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना था, और अक्सर ये सवाल करता है कि ये हमारी जनरेशन ज्यादा पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है? अच्छा, इसका सवाल तो आपको कोई एजुकेशनिस्ट ही दे सकती है अपने नहीं, फैक्ट्स एंड आपने फिगर्स के देना साथ। है, आपने देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज्यादातर यूज करते हैं इंग्लिश लफ्ज, जी जी जी। तो वो दुनिया को तो समझ ही नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी, मैं उर्दू में आपने बात करूं थोड़ा सा। वो करनी है जो जी। इजी हो, आसान हो, जो दूसरे को समझ भी आए। अच्छा, बहुत बहुत अंकल लेकिन आपके एडवाइस अक्सर का आप- बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्राई करूंगी, बस वो थोड़ा सा अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है कि इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं अब करूंगी। इंग्लिश में अभी भी आपने बोला इंग्लिश मैं उर्दू में बात करूंगी। आपका कोई सवाल है? हाँ, सवाल ही है सवाल ना। बताएं। मैं ये अक्सर ये बताया जाता है कि ये चीजें खानी चाहिए, ये नहीं बताया कि ये चीज का नाम भी ले ले। अच्छा, आप खुराक के असल हवाले से चीज- बात कर रहे हैं? खुराक हो या सेहत हो, कोई भी हो, उसमें दो चीजें हैं कि यार ये खुराक खाएंगे या ये चीज खाएंगे आपको ये नुकसान होगा, ये चीज खाएंगे आपके लिए ये सबसे आइडियल ये चीज टाइम है, इस चीज में ये फलां, उसका नाम लेना चाहिए। अच्छा ठीक इशफाक साहब, हम नॉर्मली जो है खुराक के नाम ही लेते हैं। हमारे जितने भी सेगमेंट्स हमारे साथ हकीम बैठे हों या डॉक्टर्स बैठे हों तो हम नाम से ही बताते हैं कि आपने ये खाना या ये नहीं खाना। लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है कि आपको मसला क्या है, तो बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ, मैं आजकल ना ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह मुझे ना थोड़ा क्या कहते हैं, यूरन थोड़ा सा ना रुक के आता है, और दूसरा ये मसला है कि जिस तरह थोड़ी देर बाद दोबारा फिर आ जाता है। ठीक है जी, उनका ये यूरिन आपका बार बार आ रहा है। प्रोस्टेट का मसला है, और आप अपने प्रोस्टेट का एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं। उम्र के साथ साथ आपकी अगर उम्र 40 साल से ऊपर है, और उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता। तो बेहतर यह है कि आप इसका एक बार स्कैन कराएं। और इस हवाले से खुराक भी बड़ा रोल प्ले करती है। खुराक के हवाले से मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप विटामिन सी जिन चीज़ों में ज़्यादा मौजूद है, स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, वाटरमेलन का मौसम है, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जी मोहम्मद इशफाक साहब, आप सुन रहे हैं तो आपको उन्होंने बता दिया, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और अमरूद, ये 3 ऐसे फल हैं जिनका आप इस्तेमाल करें। मैंने नाम इसलिए लिए हैं कि आप कह रहे हैं कि बताते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, तो ये 3 फल इस्तेमाल करें। नमक का कम इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं और टेस्ट ज़रूर कराएं और अपने मौले से डिस्कस करें इस चीज़ को। बिल्कुल जी। तो वर्दा हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी ना ज़रा लैंग्वेज जो है थोड़ी सी उर्दू इस्तेमाल करें। आई थिंक वाकई सही बात है, मैसेज को समझ। अच्छा हिना, इसमें मैं एक चीज़ जो अक्सर हाँ। देखती हूँ वो ये होता है कि हमारे मुल्क में अब शो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, और आपका शो तो जैसे वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं लोग। होता ही है कि अब कई लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू समझ रहे हैं, कई लोग इंग्लिश समझ रहे हैं, बच्चे इंग्लिश समझ रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि Bilingual जाएं। सबके साथ जो है हम बिल्कुल जी, जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अक्सर वेट जो है वो नहीं उतर रहा, और आपने बॉडी शेप्स के बारे में बताया है जी, जी, जी। और मुश्किल हो जाता है, और बोन वेट और वाटर वेट में भी आपने बताया कि फ़र्क क्या होता है। अच्छा, जब वेट जो है आपका स्टक स्टेज पे आता है, उधर लोगों के ज़हन में क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या करना है, जो करना था कर लिया। अब देखिए आपका वेट स्टक किस वजह से हुआ है। अगर तो वेट की अंदर विजरल फैट ज़्यादा है, ऐसा फैट जो आपके ऑर्गन्स के साथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आपका नहीं चल पा रहा, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी रूटीन के अंदर रनिंग शामिल करें। रनिंग मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगी।
दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारे पास मौजूद वेट लॉस ड्रिप्स वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनके अंदर जीएलपी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जीएलपी रिसेप्टर्स आज दौरे जदीद में देखा जा रहा है कि बहुत हेल्पफुल है और वेट को रिड्यूस करने में थैंक यू सो मदद मच करता है। डॉक्टर वर्दा सिकंदर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। और हमारा सेशन आज बहुत फ्रूटफुल रहा है। तो वेरियस हमने मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात की है, ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया है। व्यूअर्स, आपको आज का शो कैसा लगा? आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ, नियो पाकिस्तान के पेज पे जाके हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।